Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study launch vehicles. Now start the lecture and understand. See, an artificial body revolving around a planet is known as artificial satellite, right? Let's say this is Cartosat first, right? And this artificial body is revolving around a planet in a fixed orbit, therefore this is a आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को फिक्स्ड ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है और उस स्पेशल व्हीकल को ही क्या कहा जाता है? लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। अब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेशल व्हीकल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है उसको समझते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि व्हेनेवर वी विल थ्रो एन ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, तो आफ्टर सम टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो अर्थ की सरफेस पर क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। देयरफॉर वी मस्ट हैव पावरफुल व्हीकल, जिससे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाए? पार हो जाए। और किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से तभी पार हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें, किलोमीटर पर सेकेंड। और इसे ही क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, राइट? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मोर देन एस्केप वेलोसिटी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट विल गो इनटू स्पेस, और यह ग्रेविटी को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि वी मस्ट हैव पावरफुल व्हीकल जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी से क्या कर सके? उसको स्पेस में थ्रो कर सके, राइट? तो वह व्हीकल ही क्या कहलाता है? लॉन्च व्हीकल कहलाता है। और तीसरी चीज ये है कि ग्रेविटी को पार करने के बाद भी जो सैटेलाइट हैं उनको डिफरेंट ऑर्बिट में क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी, राइट? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाएगा। तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर पर जो एस्टेब्लिश किया जाता है या प्लेस किया जाता है। वहीं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर के बीच में क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इतनी दूर या इतनी डिस्टेंस पर किसी भी सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करने के लिए उस व्हीकल में ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ्यूल है उसको क्या करें? जो है फ्यूल को हम भर सकें, राइट? ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर सके? कवर कर सके, राइट? तो ये क्वालिटी जिस व्हीकल में होंगी उसको क्या कहा जाता है? लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। दरअसल इसका प्रयोग सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्हीकल जो किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने में केपेबल होता है, उसे ही क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जिसका प्रयोग, राइट, जिसका प्रयोग सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है, राइट? तो ये लॉन्च व्हीकल की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। और भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन अगर मेंस में लिखने को कही जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द व्हीकल विच इज यूज्ड टू प्लेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट or the vehicle which is used to launch various space missions into space is known as launch vehicle। तो ये launch vehicle की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी, right? The vehicle which is used to place artificial satellite in space or the vehicle which is used to launch various space missions into space is known as launch vehicle। Launch vehicle uses internal combustion rocket, right? So launch vehicle uses internal combustion rocket engine। अब हम यहाँ पर एक जो सबसे पहली चीज ये समझेंगे कि इंटरनल कंबुशन रॉकेट इंजन क्या होता है, साथ ही साथ ये SLV, PSLV, GSLV में क्या अंतर होता है। देखिए, एग्जाम में अगर यहाँ से MCQs पूछे जाएंगे, राइट, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे,
हाउ मैनी आर देयर स्टेजेस इन PSLV या हाउ मैनी आर देयर स्टेजेस इन GSLV। साथ ही साथ PSLV की कैपेसिटी कितनी होती है, पेलोड कैपेसिटी कितनी होती है, तो GSLV को कब डेवलप किया गया है, GSLV में कितनी स्टेजेस होती हैं, GSLV में जो प्रोपेलेंट होता है वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, साथ ही साथ जो फर्स्ट GSLV है या GSLV मार्क सेकेंड है उसको कब लॉन्च किया गया है, PSLV का जो CA वेरिएंट है इसमें कितने बूस्टर्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा सकते हैं। जैसे ASLV को SLV को डेवलप कब किया गया है, ASLV को कब डेवलप किया गया है, इसमें कितनी स्टेजेस थी, जो प्रोपेलेंट था वो सॉलिड था या लिक्विड था, इससे कौन कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हमको यहाँ पर लॉन्च व्हीकल को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट, ऑन विच लॉ, राइट, इट वर्क्स, राइट। साथ ही साथ रॉकेट इंजन क्या होता है, इन सबको अगर हम समझ लेंगे तो ये टॉपिक जो है फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेशन क्या है, द व्हीकल विच इज यूज्ड टू प्लेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट एंड लॉन्च वेरियस स्पेस मिशंस इनटू स्पेस इज नोन एज लॉन्च व्हीकल, राइट। और लॉन्च व्हीकल में इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा ASLV, ASLV, PSLV एंड GSLV। अब हम जो है फोकस करते हैं कि ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, साथ ही साथ जो रॉकेट इंजन है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर टू फ्लाई इन स्काई, राइट, व्हीकल में या तो क्या होगा, जेट इंजन होगा या फिर क्या होगा, रॉकेट इंजन होगा, राइट। अब जो इंजन होते हैं टू फ्लाई इन द स्काई, देयर आर टू टाइप ऑफ इंजन्स। एक क्या होता है, जेट इंजन होता है और दूसरा क्या होता है, रॉकेट इंजन होता है। बट इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए आपको पता होगा कि अगर कंबूशन होता है, कंबूशन, द कंबूशन रिएक्शन, राइट, कंबूशन रिएक्शन जो है हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो सकती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो फ्यूल का कंबूशन नहीं होगा, और फ्यूल का कंबूशन नहीं होगा तो इंजन जो है पावर नहीं दे पाएगा, और पावर नहीं दे पाएगा तो व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दरअसल यही इन दोनों में अंतर होता है। जेट इंजन इज द इंजन विच यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो जेट इंजन होता है ये एटमॉस्फेयर से ही क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और सिंस दिस इंजन टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो है फ्यूल का क्या होता है, कंबूशन होता है, जिससे जेट इंजन जो है कार्य कर पाता है। बट हम यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल से किसको लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स को, और सैटेलाइट को कहाँ पर लॉन्च किया जाता है, स्पेस में, और स्पेस में वैक्यूम होता है, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है। देयरफॉर जेट इंजन कैन नॉट बी यूज्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट, क्योंकि अगर हमने जेट इंजन को लॉन्च व्हीकल में यूज भी कर लिया तो जब तक जेट इंजन एटमॉस्फेयर में रहेगा वह फ्यूल का कंबूशन कर पाएगा और पावर की वजह से वह सैटेलाइट को लिफ्ट कर पाएगा। बट जैसे ही जेट इंजन कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में या स्काई में पहुंचेगा, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां पर फ्यूल का कंबूशन नहीं होगा, और यह जेट इंजन जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, जिससे हम किसी भी सैटेलाइट को उसकी जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर किसका यूज किया जाता है, रॉकेट इंजन का। क्यों, रॉकेट जो इंजन होता है ये इंटरनल कंबूशन इंजन होता है, इंटरनल कंबूशन इंजन होता है, राइट। अब ये इंटरनल कंबूशन मिशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, रॉकेट इंजन डज नॉट यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दरअसल रॉकेट इंजन में जो है ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है, अर्थात फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजर रखा जाता है, और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का यूज करके ही, अर्थात ऑक्सीडाइजर ही जो है ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है। तो इंटरनल जो कंबशन इंजन होता है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को नहीं लेता है, बल्कि इसमें फ्यूल के साथ में
ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है और ऑक्सीडाइजर के यूज की वजह से ही यह फ्यूल को कंबुशन कर पाता है और पावर जनरेट कर पाता है, जिससे यह किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। राइट, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो लॉन्च व्हीकल है उसमें रॉकेट इंजन ही क्यों किया जाता है। राइट, बिकॉज रॉकेट इंजन इज अ इंटरनल कंबुशन इंजन, और चूंकि यह ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग करके फ्यूल का कंबुशन करता है। राइट, इसीलिए चूंकि स्काई में ऑक्सीजन नहीं होती है, देयरफॉर रॉकेट इंजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SLB, ASLB, PSLB एंड GSLB। देखिए, पहला डिफरेंस तो यही है कि जो SLB है ये फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, ये सेकेंड जनरेशन का, ये थर्ड जनरेशन का, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। इसके अलावा भी इनमें अंतर है। वो अंतर ये है कि SLB और ASLB जहां पर ऐसे लॉन्च व्हीकल है जिसमें सॉलिड वेस्ट जो था प्रोपेलेंट का यूज किया गया था, और PSLB और GSLB में लिक्विड प्रोपेलेंट वेस्ट जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। राइट, एज फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो प्रोपेलेंट होता है वो क्या होता है। देखिए, प्रोपेलेंट का मतलब होता है कि फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर का जो मिक्सचर होता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोपेलेंट कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अब हमको चूंकि यहाँ पर SLB, ASLB, PSLB और GSLB में जो मेजर अंतर होता है वो रॉकेट इंजन के अंतर के कारण ही होता है। तो अगर हमको इनमें अंतर समझना है देन एट फर्स्ट वी विल स्टडी रॉकेट इंजन, और रॉकेट इंजन के टाइप्स को समझेंगे। अगर रॉकेट इंजन आपको समझ में आ जाएगा सो डेफिनेटली यू वुड बी कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSLB एंड GSLB। राइट, सो यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगा, यहां पर रॉकेट इंजन इज अ इंटरनल कंबुशन इंजन, विच मीन्स दैट रॉकेट इंजन जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि रॉकेट इंजन में दो चेंबर होते हैं। राइट, जिस चेंबर में फ्यूल रखा जाता है दैट इज नोन एज फ्यूल चेंबर, और जिस चेंबर में ऑक्सीडाइजर रखा जाता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजर चेंबर। फिर जो फ्यूल होता है उसको पंप के माध्यम से और ऑक्सीडाइजर को भी पंप के माध्यम से कहां पर लाया जाता है, कंबुशन चेंबर में। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंबुशन चेंबर हो जाएगा। अब इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को इस तरीके से लाया जाता है कि दोनों की क्वांटिटी क्या हो, समान हो। क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी तो या तो जो फ्यूल है उसका कंबुशन नहीं हो पाएगा, या फिर जो रॉकेट इंजन है उसमें ही जो है आग लग जाएगी। राइट, तो यहाँ पर फ्यूल को पंप के माध्यम से और ऑक्सीडाइजर को पंप के माध्यम से कंबुशन चेंबर में लाया जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंबुशन चेंबर हो जाता है, और फ्यूल ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, फ्यूल का कंबुशन होता है। कंबुशन की वजह से होती गैसेस निकलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, थ्रोट होता है। थ्रोट की वजह से जो गैसेस की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या होती हैं, गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर वर्क करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। राइट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, विच मीन्स दैट जो गैसेज हैं, जब ये गैसेज की जितने पावर से जो सरफेस है उसको क्या करती हैं, पुश करती हैं, तो सरफेस भी रिएक्शन की वजह से इस इंजन को ऊपर की ओर क्या करता है, पुश करता है, और इसकी वजह से जो रॉकेट इंजन है या रॉकेट जो इंजन है या लॉन्च व्हीकल है वो ऊपर की ओर जो है फ्लाई कर पाता है। समझ में आ गया। तो ये रॉकेट इंजन की पूरी क्या होती है, क्रिया विधि होती है या मैकेनिज्म होती है। रॉकेट इंजन जो है इंटरनल कंबुशन इंजन होता है, देयरफॉर इसमें फ्यूल चेंबर होता है और ऑक्सीडाइजर चेंबर होता है। फ्यूल चेंबर में फ्यूल को रखा जाता है, ऑक्सीडाइजर चेंबर में ऑक्सीडाइजर को। फिर पंप से फ्यूल को तथा ऑक्सीडाइजर को भी पंप से कंबुशन चेंबर में लाया जाता है, जहां पर ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में फ्यूल का क्या होता है, कंबुशन होता है। और थ्रोट चूंकि क्या होता है, नैरो होता है, इससे गैसों की जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे गैसेस जो हैं नीचे की ओर निकलती है, तो यहाँ पर न्यूटन का क्या लगता है, थर्ड लॉ लगता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स जितने जो वेलोसिटी है या जितने
फोर्स से ये जो गैसेज हैं ये सरफेस को पुश करती हैं। रिएक्शन में सरफेस भी इसी इंजन को ऊपर की ओर पुश करती है और इस वजह से ये जो लॉन्च व्हीकल होता है ये ऊपर की ओर क्या कर पाता है, फ्लाई कर पाता है। क्लियर? तो ये था रॉकेट इंजन का मैकेनिज्म। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन जनरली दो प्रकार का होता है, सिंपल रॉकेट इंजन और कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन। अब इनमें बस छोटा सा अंतर है, देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। वो क्या है? द रॉकेट इंजन विच वर्क्स ऑन सॉलिड प्रोपेलेंट, राइट, तो जिसमें सॉलिड फ्यूल का और ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है उसको ही सिंपल रॉकेट इंजन कहते हैं। एंड द रॉकेट इंजन विच इज बेस्ड ऑन लिक्विड propellant. So the rocket engine which uses solid propellant is known as simple rocket engine, और जिसमें liquid propellant का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन कहते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन होता है ये अगेन दो प्रकार का होता है, राइट। एक कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन जो कि वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करता है और एक कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन जो कि जनरल टेम्परेचर पर वर्क करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन जो कि जनरल टेम्परेचर पर वर्क करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट इंजन कहते हैं। जैसे विकास इंजन हो जाएगा, इसका बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा विकास इंजन। क्लियर? अब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट पर बेस्ड होता है, साथ ही साथ यह वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करता है, और चूंकि ये वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करता है तो इसी को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अब इन इंजन में किस फ्यूल का यूज किया जाता है वो समझते हैं। उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, जो शुरुआती लॉन्च व्हीकल थे SLV और ASLV और ASLV में सिंपल रॉकेट इंजन वाज यूज्ड। देन हमारे पास में आया PSLV, तो PSLV में किसका यूज किया गया, कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, बट जो कि जनरल टेम्परेचर पर कार्य करता था, राइट। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो GSLV है, GSLV में लिक्विड रॉकेट इंजन भी है, साथ ही साथ क्रायोजेनिक इंजन भी है। तो इस तरीके से ये 4 जनरेशन के क्या हो जाएंगे, लॉन्च व्हीकल्स हो जाएंगे, और इनसे विभिन्न प्रकार के MCQs भी बन सकते हैं। जैसे विच फ्यूल इज यूज्ड इन SLV और ASLV, तो हम एक साथ याद कर लेते हैं तो बाकी को हमको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंपल रॉकेट इंजन। तो सिंपल रॉकेट इंजन किसे कहते हैं अगर MCQs में पूछा जाए, राइट, तो सीधा सा हो जाएगा द रॉकेट इंजन विच यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट, राइट। तो सॉलिड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इन सिंपल रॉकेट इंजन, और सॉलिड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इन सिंपल रॉकेट इंजन, और सिंपल रॉकेट इंजन में सॉलिड प्रोपेलेंट के रूप में HTPB और LTPB का यूज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTPB? तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, अर्थात सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज सिंपल रॉकेट इंजन में किया जाता है। और दूसरा हो जाएगा LTPB, यहाँ पर केवल और केवल एक शब्द का अंतर है, हाइड्रोक्सिल की जगह पर क्या आ जाएगा, लैक्टोन्स। तो लैक्टोन्स टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो सॉलिड प्रोपेलेंट के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB, और लैक्टोन्स टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन LTPB का यूज किया जाता है। और इस सिंपल रॉकेट इंजन का यूज किस में किया गया था, SLV एंड ASLV में। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, बट कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन भी दो प्रकार का होता है, राइट। एक जनरल टेम्परेचर पर वर्क करता है और एक वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल टेम्परेचर पर। तो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन क्या होता है, द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड प्रोपेलेंट इज यूज्ड, राइट। सो लिक्विड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, और लिक्विड प्रोपेलेंट के रूप में UDMH और MMH का यूज किया जाता है। UDMH मीन्स अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजाइन, और MMH मीन्स मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन। तो यहाँ पर U का मतलब क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा U का मतलब, अनसिमेट्रिकल, राइट।
और डी का मतलब क्या हो जाएगा डाई, और एम का मतलब मिथाइल और हाइड्रोजाइन। तो यूडीएमएच अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन, और यहाँ पर एम का मतलब क्या हो जाएगा मोनोमिथाइल। तो मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन, मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन। और प्लस का N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का यूज किसके रूप में किया जाता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। और जो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन है उसका यूज किस में किया जाता है PSLV में और GSLV में किया जाता है। अब इसके बाद में हम समझते हैं विकास इंजन। अब इंडिया में जो लिक्विड इंजन है उसका नाम क्या है विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन, राइट। अब ये जो विकास इंजन है इसकी भी एक बहुत जो है अच्छी जननी है और इसके बारे में हम समझते हैं, राइट। अभी एक मूवी आई है रॉकेटरी, आर माधवन की रॉकेटरी, राइट। तो रॉकेटरी जो मूवी है आर माधवन जो जिसमें एक्टर है वो रॉकेटरी जो मूवी है वो डॉक्टर नंबी नारायण के ऊपर है, राइट। और ये बहुत ही अच्छी मूवी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रॉकेटरी मूवी है उसमें यही पूरा दर्शाया गया है कि विकास इंजन का डेवलप कैसे किया गया है, राइट। मैं आपको छोटी स्टोरी के रूप में बताता हूं कि देखिए शुरुआत में इसरो में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट, APJ अब्दुल कलाम एज वेल एज विक्रम साराभाई और साथ ही साथ डॉक्टर क्या हो जाएंगे नंबी नारायण हो जाएंगे, राइट। तो डॉक्टर नंबी नारायण, APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो में वर्क करते थे। और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर नंबी नारायण का जो टैलेंट था उसको पहचान लिया था एंड ही right advised Dr. Nambi Narayan to go to USA to study liquid propellant based technology। और डॉक्टर नंबी नारायण ने जो है अमेरिका में लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, बट समहाउ ही गॉट एडमिशन इन सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट इंजन, राइट। और इसके लिए फिर जो डॉक्टर नंबी नारायण थे फिर उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर को सर्व किया था, राइट। सर्वेंट के रूप में जब प्रोफेसर को सर्व किया था तब जाकर उनको लिक्विड प्रोपेलेंट वेस्ट के लिए जो है स्कॉलरशिप मिली थी। फिर डॉक्टर नंबी नारायण ने USA से लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन की जो स्टडी की थी और फिर वो अपने जो इसरो के साइंटिस्ट थे उनके साथ में फ्रांस गए थे और वहाँ पर जो है लिक्विड प्रोपेलेंट वेस्ट जो इंजन है उसकी ट्रेनिंग ली थी। 300 इसरो साइंटिस्ट के साथ में फ्रांस में जो थी ट्रेनिंग ली थी। फिर उस ट्रेनिंग के बाद में जो इंजन डेवलप किया गया था उस इंजन का नाम ही क्या था, राइट, विकास इंजन था। तो जो विकास इंजन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, डेवलप किया गया था, डॉक्टर नंबी नारायण के ऊपर, राइट। और डॉक्टर नंबी नारायण जो थे वो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर भी कार्य कर रहे थे। उन्होंने रसिया से क्रायोजेनिक इंजन की डील भी की थी, बट इसी बीच में उनके ऊपर कई एलिगेशंस लगे और उनको लॉकअप में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, जिस वजह से जो क्रायोजेनिक इंजन है वो प्रोग्राम डिले हो गया। और यही वजह है कि इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली जो क्रायोजेनिक इंजन है वो 2004 में जाकर क्या किया है, डेवलप किया है। अदरवाइज इंडिया 2001 में ही क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर लेता और हमारा जो गगनयान आज 2022 में प्रोजेक्टेड है वो हम 2005 में या 2006 में ही कंप्लीट कर चुके होते और इसरो जो है वो आज हो सकता है वर्ल्ड की जो जितनी भी फेमस स्पेस एजेंसियां हैं उनसे कहीं आगे निकल जाता। चलिए अब हम यहां पर आते हैं। तो जो विकास इंजन है, विकास इंजन वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नंबी नारायण। और मैंने अभी आपको बताया है कि नंबी नारायण को USA भेजने में और उनको इसरो में जो था एडवाइस देने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसलिए डॉक्टर नंबी नारायण ने विक्रम साराभाई के नाम से ही इस इंजन का नाम रखा था। तो यहाँ पर VIK का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रम, राइट, विक्रम अंबालाल, राइट। तो VIK का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रम, A का मतलब क्या हो जाएगा, अंबालाल, और S का मतलब क्या हो जाएगा, साराभाई इंजन। तो विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन जो डेवलप किया गया था वो डॉक्टर नंबी नारायण के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। इसमें भी लिक्विड प्रोपेलेंट का क्या किया गया था, यूज किया गया था। और लिक्विड प्रोपेलेंट में किसका, UDMH प्लस का N2O4। UDMH के बारे में मैंने अभी बताया था, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन।
तो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो UDMH क्या था, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन फ्यूल, और N2O4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर हो जाएगा। इसका यूज किया गया था विकास इंजन में, और जो विकास इंजन है वो PSLV और GSLV में किया जाता है। कहते हैं कि PSLV जो है दुनिया का सबसे रिलायबल क्या है, रॉकेट इंजन है। वाई, बिकॉज PSLV में लगा हुआ है विकास इंजन, और विकास इंजन को दुनिया का सबसे रिलायबल, ये था विकास इंजन इज कंसीडर्ड मोस्ट रिलायबल रॉकेट इंजन इन द वर्ल्ड। क्लियर। चलिए रॉकेट, लिक्विड रॉकेट इंजन के बारे में भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। नाउ वी विल स्टडी कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, एंड द कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको ही क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि पहली चीज तो क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत क्या है। तो जैसे हमने देखा था कि एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होती है हाई अर्थ ऑर्बिट, और जिसमें क्या हो जाती है, जियो स्टेशनरी आ जाती है और जियो सिंक्रोनस आ जाती है, राइट। जब किसी सैटेलाइट को हम 500 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में जो है लॉन्च करते हैं तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और जो मैक्सिमम जो सैटेलाइट होते हैं उनको लो ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। बट एरियल व्यू को बढ़ाने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, अर्थात एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, राइट, इस हाइट पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सॉलिड इंजन को हम उतना ज़्यादा, या सॉलिड प्रोपेलेंट को लॉन्च व्हीकल में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड जो प्रोपेलेंट होता है वो ज़्यादा स्पेस क्या करता है, कवर करता है, और ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो इस वजह से इसको जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अमाउंट में हम जो है फिट नहीं कर सकते। बट जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें फ्यूल को जो है अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम फ्यूल में ज़्यादा क्या करता है, पावर देता है। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन का। तो क्रायोजेनिक इंजन कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन इज अ कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, और इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकास इंजन में फ्यूल क्या होता है, UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजर क्या होता है, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बट क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल क्या होता है, LH2 होता है। क्या होता है, LH2 या लिक्विफाइड हाइड्रोजन। तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, और लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन में फ्यूल क्या होता है, LH2, ऑक्सीडाइजर क्या होता है, LO2, और इन दोनों को अलग अलग चेंबर में अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन को जो है कंटेन किया जाता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही कम है, और ऑक्सीडाइजर को कंटेन किया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज कंटेन्ड एट -253 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑक्सीडाइजर इज यूज्ड एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, दिस इज यूज्ड इन PSLV एज वेल एज किसमें, GSLV में यूज किया जाता है। दरअसल यहाँ पर PSLV नहीं आएगा, PSLV में लिक्विड इंजन का यूज किया जाता है, बट क्रायोजेनिक इंजन का यूज जो किया जाता है वो GSLV में किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो जो क्रायोजेनिक इंजन है दैट इज यूज्ड इन GSLV, और जो डेवलपमेंट है किसका, GSLV का, वो स्टार्ट हो चुका था 1994 से ही। देखिए, जैसे ही डॉक्टर नंबी नारायण ने विकास इंजन को डेवलप किया था, उसके बाद से उन्होंने जो था क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क करना प्रारंभ कर दिया था। और आपको मैं बता दूं कि जो है
PSSC आगे जाकर हम पढ़ेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ही लॉन्च व्हीकल डेवलप किए जाते हैं, राइट। और 1985 में ही क्रायोजेनिक इंजन के लिए एक यूनिट स्टैब्लिश की गई थी। उसी यूनिट को 1987 में लिक्विड प्रपल्सन सैटेलाइट सेंटर के रूप में डेवलप किया गया था। तो LPSC से ही 1994 से ही जो है क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने का कार्य शुरू कर दिया था। फिर 1999 में मैंने आपको बताया था कि 1999 में ही रसिया से हमने क्रायोजेनिक इंजन परचेस किया था, राइट। तो रसिया से क्रायोजेनिक इंजन की क्या हुई थी, डील हुई थी, बट उधर USA के प्रेशर की वजह से रसिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, राइट। और हमको कुछ ही इक्विपमेंट्स जो है प्राप्त हो पाए थे, हालांकि क्रायोजेनिक इंजन हमारे देश में आ गया था। तो कुल मिलाकर जो रसियन क्रायोजेनिक इंजन था, रसियन क्रायोजेनिक इंजन को इंडिया लाया गया और उसको असेंबल किया गया, और उस रसियन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया किसमें, GSLV में, और उसको कहा गया GSLV मार्क फर्स्ट। तो रसियन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था GSLV मार्क फर्स्ट में, और उसकी जो फ्लाइट थी GSLV D1, जिससे GSAT-1 को जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इस तरीके से अगर हम देखें, सो इंडिया हैड क्रायोजेनिक इंजन इन 2001। तो रसियन क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके GSLV मार्क फर्स्ट को डेवलप किया गया, और GSLV मार्क फर्स्ट ने ही GSAT-1 को क्या किया, लॉन्च किया, कब, 2001 में। बट इसमें रसियन क्रायोजेनिक इंजन था। फिर इंडिया में इंडिजीनियसली क्रायोजेनिक इंजन भी डेवलप किया गया था, और कुछ ही वर्षों में अगर हम देखें तो 13 वर्षों पश्चात, राइट, ऑन 5 जनवरी 2014, सो ऑन 5 जनवरी 2014 को GSLV कौन सा 14, आगे जाकर आप पढ़ेंगे, सॉरी GSAT-14, तो 5 जनवरी 2014 को GSAT-14 को लॉन्च किया गया था, किससे, GSLV मार्क सेकंड से। और GSLV मार्क सेकंड की स्पेशलिटी क्या थी, GSLV मार्क सेकंड हैड इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन। मतलब इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन को कब डेवलप कर लिया था, 2014 में। तो इंडिजीनियसली क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया था GSLV मार्क सेकेंड में, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन 7.5 पावर का था, जिससे GSAT-14 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फिर कुछ ही वर्षों पश्चात ऑन 7 जून 2017, तो 7 जून 2017 को GSLV मार्क 3 डेवलप किया गया था, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन 20 पावर का था, और इसने GSAT-19 को क्या किया गया था, लॉन्च किया था। तो इस तरीके से हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन पावर 20 का जो है क्रायोजेनिक इंजन है, जिसका यूज किसमें किया जाता है, GSLV मार्क 3 में किया जाता है, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। देयरफॉर GSLV मार्क 3 इज आल्सो नोन एज बाहुबली, राइट। और इसके साथ ही इंडिया इज द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, जिसके पास में क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो है तीनों के तीनों इंजन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले सिंपल रॉकेट इंजन, जिसमें HTPB और LTPB का यूज किया जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, जो कि जनरल टेम्परेचर पर कार्य करता है, इसमें UDMH फ्यूल के रूप में, MMH फ्यूल के रूप में, और N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करते हैं। और जो जनरल टेम्परेचर पर जो रॉकेट इंजन होता है, इसका यूज किस में किया जाता है, PSLV और GSLV में, राइट। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, विकास इंजन। फिर अगला अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, जो कि लो टेम्परेचर पर कार्य करता है, वेरी लो टेम्परेचर पर, उसको ही कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर होता है लिक्विड ऑक्सीजन। साथ ही साथ ये भी आप याद रखना, लिक्विड हाइड्रोजन को कंटेन किया जाता है -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और लिक्विड ऑक्सीडाइजर को कंटेन किया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। तो लॉन्च व्हीकल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ये यहाँ पर लॉन्च व्हीकल है, द व्हीकल विच इज यूज्ड टू प्लेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड विच इज यूज्ड टू लॉन्च वेरियस स्पेस मिशंस इनटू ऑर्बिट इनटू स्पेस इज नोन एज लॉन्च व्हीकल, जिसमें इंटरनल कंबुशन रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है, जिसको हमने अभी बहुत अच्छे से समझा था।
अब यहां से हम जो है लॉन्च व्हीकल की जो मैकेनिज्म को समझते हैं, साथ ही साथ यदि यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉन्च व्हीकल किस लॉ के आधार पर वर्क करता है, तो वो पूरा पूरा समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल्स, राइट, लॉन्च व्हीकल्स वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो लॉन्च व्हीकल है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करता है। कैसे, राइट, मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जो रॉकेट इंजन होता है, जैसे उसमें गैसेस का क्या होता है, कंबुशन होता है। तो गैसेस का जब कंबुशन होता है तो गैसेस जो है बहुत ही स्पीड से क्या करती हैं, जो सरफेस होती हैं उसको क्या करती हैं, पुश करती हैं, राइट। तो जैसे ही जो गैसेस है वो सरफेस को पुश करती हैं, और यहीं पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितने फोर्स से गैसेस सरफेस को क्या करती हैं, पुश करती हैं, सरफेस भी उतनी ही पावर के साथ में इस इंजन को क्या करती है, ऊपर की ओर पुश करती है, राइट। और जैसे ही ये इसको ऊपर की ओर क्या करती है, पुश करती है, तो ये रॉकेट जो है या ये जो लॉन्च व्हीकल है ये सीधा ऊपर की ओर उठ जाता है। क्लियर। तो ये पहला हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स जैसे गैसेस डाउनवर्ड क्या करती हैं, पुश करती हैं, तो लॉन्च व्हीकल जो है अर्थ की पुश की वजह से ऊपर की ओर क्या करता है, मूव होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल वर्क्स आल्सो ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या होता है, देखिए किसी भी अगर हमने मान लिया कि एक सिस्टम है, राइट, और सबसे पहले तो मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने मान लिया m1 v1, तो m2 और v2, हमेशा किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि शुरुआत में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि 5000 kg, लेकिन ये 5000 kg किसके साथ में है, फ्यूल के साथ में है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जैसे हमने मान लिया कि बहुत ही कम है, x किलोमीटर पर क्या है, आवर है। अब देखिए जैसे जैसे ये लॉन्च व्हीकल ऊपर की ओर जाता है, तो जैसे जैसे फ्यूल, जैसे सबसे पहले बूस्टर है, तो बूस्टर का जैसे ही फ्यूल का कंबशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। मतलब इतना हिस्सा जो है अलग होकर किसी ओशियन में जाकर गिर जाएगा, राइट। फिर क्या रहेगी, सेकेंड स्टेज रहेगी, वो गिर जाएगी। तो इस तरीके से जैसे 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 मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सैटेलाइट, ये, राइट। तो शुरुआत में इसकी क्या होगी, इसके जो है बूस्टर्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, राइट। फिर क्या होगा कि इसकी एक स्टेज अलग हो जाएगी, राइट। तो मतलब 4 स्टेज हैं, 3 बचेंगी। फिर इसमें कितनी स्टेजेस बचेंगी, केवल 2 बचेंगी। फिर कितनी स्टेज बचेगी, 1, और आखिरी में जाकर यह सैटेलाइट को क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। तो कुल मिलाकर ये कि आप समझिए जैसे जैसे इसकी स्टेज क्या है, कम हो रही है, तो स्टेज कम होगी तो इसकी जो वेट है वो क्या होगा, कम होगा, राइट। अब जैसे हम मान लेते हैं कि जब 3 स्टेज निकल गई तो इसका जो मास है वो केवल कितना बचा, 1000 क्या बचा, किलोग्राम बचा। तो समझिए अगर मास कम होगा तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो v2 हो जाएगी x से y किलोमीटर पर आवर, और हमेशा जो सेकेंड वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट वेलोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपली मीन्स जब जब सैटेलाइट, जब जब जो लॉन्च व्हीकल होता है, लॉन्च व्हीकल से जैसे जैसे स्टेजेस अलग होती है वैसे वैसे उसका मास में कमी आती है, और उसी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अंडर विच द स्पीड ऑफ लॉन्च व्हीकल इंक्रीजेस, तो लॉन्च व्हीकल की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब, जब
लॉन्च व्हीकल की जो स्टेजेस होती हैं वो अलग होती जाती हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीसरी चीज ये है कि लॉन्च व्हीकल में डिफरेंट क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, राइट, और उसका महत्व क्या होता है। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। सबसे पहला क्या रीजन है, जैसे मैंने कहा कि ये एक ही क्या स्टेज है। अगर जैसे मान लेते हैं कि जब ये लॉन्च व्हीकल फ्लाई कर रहा है और अगर इसमें कोई टेक्निकल एरर है, तो टेक्निकल एरर होगी तो जो लॉन्च व्हीकल है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यदि इसमें कई क्या है, स्टेजेस है, तो अगर कभी किसी एक स्टेजेस में माल फंक्शनिंग होती है तो उस स्टेज को अलग किया जा सकता है। दैट इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड क्या है कि अगर ये एक ही चेंबर रहेगा तो इसका वेट क्या होगा, कम नहीं होगा। वेट कम नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो मान फंक्शनिंग होने पर स्टेज को अलग कर सकते हैं और मास कम होने से वेलोसिटी भी बढ़ती है। इस वजह से किसी भी जो लॉन्च व्हीकल होता है उसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं, राइट। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। क्लियर। सेकेंड जो है कि लॉन्च व्हीकल की जो अलग अलग स्टेज होती हैं उनमें हो सकता है कि अलग अलग फ्यूल का यूज किया जा सके, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर दिस इज लॉन्च व्हीकल, तो ये हो सकता है कि लॉन्च व्हीकल की जो पहली स्टेज है, ये जो स्टेज आपको दिख रही है, ये क्या हो, सॉलिड हो, अर्थात इसमें HTPV का यूज किया जा सके। ये हो सकता है फिर क्या हो, लिक्विड हो, अर्थात इसमें UDMH, राइट, UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन प्लस का N2O4 का यूज किया जा सकता है। तीसरी ये हो सकती है कि फिर क्या हो, सॉलिड हो, मतलब HT क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा। और चौथी हो सकता है इसमें क्रायोजेनिक इंजन हो, अर्थात LH2 प्लस का O2, LO2 का क्या किया जाए, यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से रॉकेट इंजन में कई डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें सॉलिड या लिक्विड फ्यूल का क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। और चूंकि रॉकेट इंटरनल कंबशन इंजन पर वर्क करता है, देयरफॉर जो है फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, प्रोपिलेंट कहते हैं। साथ ही साथ जो रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल होता है उसमें क्या लगे होते हैं, बूस्टर्स लगे हुए होते हैं और थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं। बूस्टर्स क्या कहलाते हैं, देखिए यहां पर जो ये जो लगे हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, बूस्टर्स कहा जाता है, राइट। तो बूस्टर्स लगाने का क्या फायदा है कि एक तो ये यहां पर जहां से गैसेस निकलती हैं ये उस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज करने की वजह से जो लॉन्च व्हीकल है उसको थ्रस्ट क्या है, अच्छा खासा मिलता है। क्लियर। तो बूस्टर्स लगाने से एक तो थ्रस्ट अच्छा मिलता है जिससे जो लॉन्च व्हीकल है वो आसानी से ऊपर की ओर क्या होता है, मूव कर पाता है। और दूसरी चीज ये है कि बूस्टर्स लगाने से एक्स्ट्रा जो फ्यूल है उसको भी हम कंटेन कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ कंटेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल, और ये जो एरिया है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे लॉन्च व्हीकल को थ्रस्ट अच्छा मिलता है। इसकी वजह से क्या लगे होते हैं, इसमें बूस्टर्स लगे होते हैं। साथ ही साथ जो स्टेजेस होती हैं उसमें यहाँ पर क्या लगे होते हैं, थ्रस्टर्स लगे होते हैं, राइट। और थ्रस्टर्स की मदद से ही जो आखिरी की स्टेज है उससे सैटेलाइट कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। जब पूरा का पूरा अलग हो जाता है तो थ्रस्टर्स की वजह से ही इसको स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है लॉन्च व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। इंडिया में लॉन्च व्हीकल्स का जो है हिस्ट्री क्या है या लॉन्च व्हीकल्स कैसे डेवलप होना शुरू हुए हैं उसको हम समझते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन कॉस्पर वाज एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इन कॉस्पर के साथ में नीदर इन कॉस्पर हैड मैन पावर नॉर हैड फंडिंग, देयरफॉर, और इन कॉस्पर के पास में प्रीवियस रिसर्च भी नहीं थी। देयरफॉर इन कॉस्पर परचेज्ड अ साउंडिंग रॉकेट,
साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम यूएसए और उसका नाम क्या था, नाइक एपोस था। तो नाइक एपोस को अमेरिका से परचेज किया गया था 1963 में, और उसको 1963 में ही क्या किया गया था, टेस्ट किया गया था, राइट। इस तरीके से जो नाइक एपोस था उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ही जो है इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट क्या हुआ था, शुरू हुआ था। सबसे पहली चीज तो 1969 में इसरो को क्या हुआ था, इन कॉस्पर को रिस्टेब्लिश करके इसरो बनाया गया, और इसरो ने जब कार्य करना शुरू किया तो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और तभी जाकर एएसएलवी को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, राइट। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे इंडिया में लॉन्च व्हीकल्स की क्या रही है, हिस्ट्री रही है। अब आप कहेंगे कि जब ये 1979 में डेवलप हुआ तो उसके पहले सैटेलाइट किससे लॉन्च होते थे, तो मैंने बताया था कि जो इनिशियली सैटेलाइट थे उनको सोवियत यूनियन के लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च किया जाता था। जैसे उदाहरण की बात करें हम आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज एस्टेब्लिश्ड और डेवलप्ड इन 1975, और जिसको सोवियत यूनियन के ददेन जो इस पे लॉन्चिंग स्टेशन था बैंकुनूर कजाकिस्तान में, वहां से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फिर इंडिया में जो है इन कॉस्पर की स्थापना से ही क्या माना जाता है, लॉन्च व्हीकल को डेवलप करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में साउंडिंग रॉकेट नाइक एपोस को लिया गया, उसके एक्सपीरियंस से ही सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल हैं उनको क्या किया गया, डेवलप करना शुरू किया गया। तो शुरू में एसएलवी डेवलप हुआ और फिर एएसएलवी हुआ, और इन दोनों को ही क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो है लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। उसके बाद में जो पीएसएलवी और जीएसएलवी हैं उनका यूज सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है, और उनको क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। क्लियर। तो ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम में देख रहे होंगे। सबसे शुरू में वी डिडंट हैव मैन पावर एंड वी डिडंट हैव प्रीवियस रिसर्च, देयरफॉर ये जो नाइक एपोस था ये अमेरिका से क्या किया गया था, परचेज किया गया था। इसके बाद में एसएलवी को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था 1979 में। तो 1979 में एसएलवी डेवलप हुआ था, और एसएलवी में 4 स्टेजेस थी, चारों की चारों सॉलिड थी, और इसकी पेलोड कैपेसिटी थी 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में यह प्लेस करने में कैपेबल था। फिर इसका ही नया वर्जन था एएसएलवी, आगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। और इसमें क्या किया कि देखिए, अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें तो इसमें कोई भी बूस्टर्स नहीं था, और इसमें क्या लगा दिए, 2 एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगा दिए गए, राइट। तो 2 एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगा दिए गए, तो एसएलवी की जो 4 स्टेजेस थी तो इसकी टोटल स्टेजेस कितनी हो गई, 5 हो गई, और इस वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी 40 से बढ़कर कितनी हो गई, 150 kg हो गई, कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट में। फिर मैंने बताया था कि इन दोनों में ही HTPB या हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया गया था। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि 1993 में विकास इंजन का डेवलप हो चुका था, तो इसकी जो 2 स्टेजेस थी वो सॉलिड थी और 2 स्टेजेस थी वो क्या थी, लिक्विड थी, और इसकी वजह से इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। फिर आपको पता होगा कि 2001 में वी हैड रशियन क्रायोजेनिक इंजन, और 2014 में हमारे पास में क्या था, इंडियन क्रायोजेनिक इंजन था। तो इंडियन क्रायोजेनिक इंजन जिसमें यूज किया गया था वो था GSLV मार्क 2, और फिर जो GSLV मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन 20 का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, और वर्तमान समय में GSLV मार्क 3 जिसको बाहुबली कहा जाता है। इस तरीके से जो लॉन्च व्हीकल है उनकी क्या रही है, हिस्ट्री रही है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं नाइक एपोस से। तो इन कॉस्पर के साथ में प्रीवियस रिसर्च नहीं थी, देयरफॉर इन कॉस्पर परचेज्ड नाइक एपोस फ्रॉम यूएसए। तो नाइक एपोस को कहां से परचेज किया गया था, यूएसए से। यह एक क्या था, साउंडिंग रॉकेट था। क्या था, साउंडिंग रॉकेट था, जिसमें प्रोपेलेंट क्या था, सॉलिड था, और यह 160 किलोमीटर की हाइट तक जो है फ्लाई करने में कैपेबल था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिसर्च करना।
राइट। तो इस तरीके से नाइक एपोस को रिसर्च के लिए क्या किया गया था, 1963 में ही थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जब इसका सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था उसके बाद में, राइट, उसके बाद में इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई और इसरो ने 1979 में डेवलप कर लिया था SLV-3, फिर 1989 में डेवलप कर लिया था ASLV, फिर 1994 में डेवलप हो चुका था PSLV और 2014 में डेवलप हो चुका था GSLV और 2017 में हमने डेवलप कर लिया GSLV Mark 3। और इस तरीके से जो इतने रॉकेट इंजन है ये डेवलप हो चुके हैं और फिलहाल में भी जो है RLV पर कार्य कर चुका है। तो रियूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उस पर अभी रिसर्च चल रही है और ये भी डेवलप किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या है, जनरेशन रहेगी। अब चूंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देयरफॉर इन सेपरेट वीडियो वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। हिस्ट्री को कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जनरेशंस ऑफ। सो वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ लॉन्च व्हीकल्स और वी विल स्टडी द जनरेशंस ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। और यहाँ पे MCQs पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर मस्ट वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, right? So in next lecture we will meet and we will study the generations of launch vehicles in India. Till then, thank you.